प्यारे स्टूडेंट्स, फोगाट क्लासेज की जीके की सीरीज़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, लास्ट क्लास में अपन ने जाना था ज्वालामुखी के बारे में और आज अपन बात करने वाले हैं भूकंप के बारे में। तो भूकंप क्या चीज़ है वो अपन बात करेंगे इसमें कि भूगर्भ में भूगर्भिक जो हलचल होती है उसकी वजह से क्या आते हैं, भूकंप आते हैं। अब अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे कि भूगर्भ में जहाँ से भूकंप का उद्भव होता है, मतलब ये पॉइंट जहाँ से भूकंप का उद्भव होता है उस पॉइंट को क्या बोला जाता है, अवकेंद्र बोला जाता है। उस पॉइंट को फोकस बिंदु बोला जाता है। उसके बाद धरातल पे जहाँ भूकंप का केंद्र होता है उसको क्या बोला जाता है, अधिकेंद्र या एपिसेंटर बोला जाता है। भूकंपीय तरंग धरातल के जिस भाग पर सर्वप्रथम पहुँचती है उसे अधिकेंद्र या एपिसेंटर कहते हैं। यहाँ पे दो चीज़ क्लियर हो गई होंगी कि अवकेंद्र क्या होता है, धरातल के अंदर वह पॉइंट जहाँ से भूकंप की तरंगें निकलती हैं, और अधिकेंद्र क्या हो गया कि धरातल पर वह पॉइंट जहाँ पर सबसे पहले भूकंप की तरंगें पहुँचती हैं वो क्या हो गया, अधिकेंद्र, एपिसेंटर। उसके बाद यहाँ बात करेंगे कि भूकंपीय तीव्रता के आधार पर भूकंपीय तरंगों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहली तरंगे कौन सी हो गई, पी तरंगे, उसके बाद एस तरंगे और उसके बाद एल तरंगे। पी तरंगों की बात करें तो इसकी गति कितनी होती है, 6 से 13 किलोमीटर पर सेकंड। एल तरंगों की गति कितनी होती है, 3 किलोमीटर पर सेकंड। और यहाँ पे बात करें एस तरंगों की गति कितनी होती है, 4 से 7 किलोमीटर पर सेकंड। सबसे पहले पी तरंगों की बात करेंगे। पी तरंगे क्या होती हैं, प्राथमिक तरंगे या प्राइमरी वेव्स। सबसे तेज गति होती है 6 से 13 किलोमीटर पर सेकंड। सर्वप्रथम एपिसेंटर पर पहुंचती हैं। एपिसेंटर आपको बताया था कि धरातल पे जो पॉइंट होता है वहां पे सबसे पहले कौन सी तरंगे पहुंचती हैं, पी तरंगे पहुंचती हैं। सबसे कम हानि करती हैं। यह सभी माध्यम से गुजरती है। ठोस में भी इनका संचरण होता है, द्रव में भी होता है और गैस में भी होता है। घनत्व बढ़ने के साथ साथ तरंग की गति भी बढ़ती है। उसके बाद बात करने वाले हैं, इसे अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। इसका कंपन तरंग की दिशा में होता है। सेकंड बात करने वाले हैं एस तरंग, सेकेंडरी वेव्स की, द्वितीयक तरंग। इनकी गति पी तरंग से कम होती है, मतलब 4 से 7 किलोमीटर पर सेकंड। यह केवल ठोस माध्यम से गुजरती हैं। इसे अनुप्रस्थ तरंग भी कहते हैं। रीजन क्या है, तरंगों का कंपन तरंग की दिशा में होता है। उसके बाद बात करने वाले हैं कि ये जो तरंगें होती हैं ये क्या हैं, धरातल के समांतर ना होकर लंबवत होती हैं। अब बात करेंगे एल तरंगों की। एल तरंगें कौन सी हैं, धरातली तरंग। इनकी गति सबसे कम होती है 3 किलोमीटर पर सेकंड। एपिसेंटर पर सबसे बाद में ये तरंगें पहुंचती हैं। ये सबसे लंबा मार्ग तय करती हैं और ये तरंग क्या होती हैं, सबसे विनाशकारी। सबसे विनाशकारी तरंगें कौन सी हो गई, एल तरंगें, क्योंकि यह धरातल पर बार बार धक्का मारती हैं। इन तरंगों में कंपन क्या होता है, धरातल के लंबवत कंपन होता है। इस वजह से ये क्या है, धरातल पे बार बार धक्का मारती हैं, इसलिए ये तरंगें क्या होती हैं, सबसे विनाशकारी, सबसे लंबा मार्ग तय करती हैं, तो सबसे ज़्यादा विनाश होता है। इन तरंगों को अनुप्रस्थ तरंगे कहा जाता है। घनत्व बढ़ने पर तरंगों की गति बढ़ती है क्योंकि तरंग कणों के माध्यम से गुजरती है। अतः घनत्व बढ़ने पर कण बढ़ जाते हैं। जब d बढ़ेगा तो d बराबर क्या होता है, m/v होता है, और d के बढ़ने से क्या होगा, m भी बढ़ेगा। ठीक है। p तथा s तरंगों का यहाँ पे क्या दे रखा है, डायग्राम दे रखा है। उसके बाद अपन बात करने वाले हैं कि p तरंग और s तरंग। पी तरंगों का छायाचित्र क्या बताता है कि एपिसेंटर के दोनों ओर 103 डिग्री और 142 डिग्री के मध्य स्थित होती हैं। एस तरंगों का छायाचित्र क्या बताता है कि एपिसेंटर के दोनों ओर 103 डिग्री बटा 105 से 103 डिग्री बटा 105 के मध्य स्थित होती हैं। अब बात करेंगे कि भूकंप की उत्पत्ति कैसे होती है। तो भूकंप की उत्पत्ति के 2 कारण हैं, एक तो है प्राकृतिक कारण और एक क्या है, अप्राकृतिक कारण। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे प्राकृतिक कारणों की। तो प्राकृतिक कारण क्या है कि पृथ्वी की आंतरिक एवं बाह्य शक्तियों के परिणाम स्वरूप क्या आते हैं, भूकंप आते हैं। इसके निम्न रीजन हैं। सबसे पहले क्या है, ज्वालामुखी भूकंप। ज्वालामुखी के कारण उत्पन्न भूकंप
इनकी तीव्रता के उद्गार पर निर्भर करती है। जब ज्वालामुखी फटता है तो उस वजह से क्या आते हैं, भूकंप आते हैं। एग्जाम्पल दिया है जैसे 1883 में क्राकाटोमा इंडोनेशिया का ज्वालामुखी भूकंप, 1968 में एटना इटली का ज्वालामुखी भूकंप। उसके बाद बात करेंगे, सेकंड है विवर्तनिक भूकंप। पृथ्वी की आंतरिक हलचलों के परिणाम स्वरूप पृथ्वी के अंदर जो भी हलचल होती हैं उसकी वजह से जो भूकंप आते हैं उसको क्या बोलते हैं, विवर्तनिक भूकंप। पहला क्या हो गया, ज्वालामुखी की वजह से। दूसरा क्या हो गया, पृथ्वी की आंतरिक हलचल की वजह से जो भूकंप आते हैं उसको विवर्तनिक भूकंप बोला जाता है। 1923 में सगामी की खाड़ी का भूकंप जापान का, और 1972 में कैलिफोर्निया का भूकंप। उसके बाद बात करने वाले हैं 3 नंबर पे कि भू संतुलन से अवस्थाजन्य भूकंप। यह नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्रों में आते हैं जहाँ पे पर्वत होते हैं और पृथ्वी क्या है अपना संतुलन पूरा करने के लिए, इस वजह से वहाँ पे क्या आते हैं, भूकंप आते हैं। 1949 की बात करें तो हिंदुकुश का भूकंप क्या था, भू संतुलन अवस्थाजन्य भूकंप था। प्लूटोनिक भूकंप क्या होता है, इनकी उत्पत्ति अधिक गहराई में होने के कारण इन्हें प्लूटोनिक भूकंप कहते हैं। मतलब धरातल से ज़्यादा गहराई पर होने की वजह से इनको क्या बोला जाता है, प्लूटोनिक भूकंप बोला जाता है। अब बात करने वाले हैं अप्राकृतिक कारण। अप्राकृतिक कारण क्या है कि रचनात्मक कार्यों, जैसे अपन ने कोई बिल्डिंग बना दी, कोई तालाब वगैरह बना दिया, तो उसकी वजह से जो भूकंप आते हैं उनको क्या बोला जाता है, अप्राकृतिक कारण बोला जाता है, मानवजन्य कृत्रिम कारण बोला जाता है। सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं जैसे सुरंग का खोदना, खानों की खुदाई करना, बड़े बड़े भवनों का निर्माण करना और बांध का निर्माण करना। एग्जाम्पल की बात करें तो 1967 में कोयना कहाँ है, महाराष्ट्र। कोयना महाराष्ट्र का भूकंप क्या था, अप्राकृतिक कारण था। यहाँ पे क्या है कि बांध में एकत्रित जल भराव को बताया गया। आणविक विस्फोट के कारण भी भूकंप आते हैं, उसको भी किस में लिया जाता है, अप्राकृतिक कारणों में लिया जाता है। अब बात करने वाले हैं गहराई के आधार पर भूकंप के प्रकार। सबसे पहले क्या हो गया कि ज़मीन के अंदर अगर 50 किलोमीटर तक की गहराई पर कोई भूकंप आया है तो उसको क्या बोला जाता है, सामान्य भूकंप बोल दिया जाता है। 50 से अगर 250 किलोमीटर की गहराई है तो उसको क्या बोला जाता है, मध्यवर्ती भूकंप बोला जाता है। और 250 से लेकर 750 किलोमीटर तक जो भूकंप आते हैं उनको क्या बोला जाता है, पतालिया या गहरे भूकंप बोला जाता है। अब बात करेंगे स्थिति के आधार पर भूकंप के प्रकार। स्थिति के आधार पर भी भूकंप कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के, स्थलीय भूकंप और तटीय और महासागरीय भूकंप। स्थलीय भूकंप की उत्पत्ति की बात करें तो स्थलीय भागों पर अल्पाइन पर्वतों पर विकसित होते हैं, और तटीय या सागरीय भूकंप की बात करें तो इसकी उत्पत्ति क्या होती है, सागरों एवं तटीय भागों पर अत्यधिक होती है। स्थलीय भूकंप के एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे हिमालय पर्वतमाला में अत्यधिक हानिकारक भूकंप आते हैं, और तटीय या सागरीय भूकंप की बात करें तो विनाशकारी सागरीय लहरें उत्पन्न होती हैं जिसके कारण क्या आ जाती हैं भाई, भूकंप की वजह से सुनामी आती हैं। अब बात करेंगे भूकंप का मापन कैसे किया जाता है, भूकंप मापी। तो सबसे पहला पैमाना कौन सा है, यहाँ पे रिएक्टर स्केल। खोज कब हुई थी, 1935 यूएसए में इसकी खोज हुई थी। ये क्या है, भूकंप का मात्रात्मक स्केल है, भूकंप की कैपेसिटी नापी जाती है। इसमें अगर इकाई की बात करें तो रिएक्टर पैमाने में कितनी इकाई होती हैं, 0 से 9 तक इकाई होती है। इसमें भूकंप के दौरान मुक्त ऊर्जा का मापन किया जाता है। इसकी एक इकाई बढ़ने पर भूकंप की तीव्रता कितने गुना बढ़ जाती है, 10 गुना बढ़ जाती है। इसे लघु गुणक स्केल भी कहा जाता है। रिएक्टर स्केल को क्या कहा जाता है, लघु गुणक स्केल। सेकंड स्केल है मर्केली स्केल। 1902 में जर्मनी में इसकी खोज हुई थी। इसे गुणात्मक स्केल भी कहा जाता है। भूकंप से होने वाली हानि को ज्ञात करती है ये स्केल। इसमें 1 से 12 तक की इकाइयाँ होती हैं। इसमें क्या किया जाता है, भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं मेददेव स्पूनर कार्निक स्केल। भारत में भूकंप की तीव्रता का मापन किससे किया जाता है, एमएस के स्केल द्वारा, और इसकी खोज कब हुई थी, 1964 में इसकी खोज हुई थी। अब बात करेंगे भूकंप आने के कारण
प्राकृतिक कारण और मानवजन्य कारण। सबसे पहला है प्राकृतिक कारण विवर्तनिक शक्ति। विवर्तनिक शक्ति भाई क्या होती है? विवर्तनिक शक्ति में मैंने आपको 3 प्लेटें बताई थी ज्वालामुखी वाले चैप्टर में। एक कौन सी होती है? अपसारी प्लेट, एक होती है अभिसारी प्लेट और एक होती है रूपांतरित प्लेट। सबसे पहले है अपसारी प्लेट, इसको क्या बोला जाता है? डाइवर्जेंट प्लेट। जब 2 प्लेट एक दूसरे से दूर होती हैं तो इसको क्या बोला जाता है? डाइवर्जेंट, मतलब एक दूसरे से ऑपोजिट साइड में ये प्लेटें खिसक जाती हैं। अभिसारी प्लेट की बात करें तो क्या होता है? जब एक प्लेट दूसरी प्लेट से आपस में टकराती है तो उसको क्या बोला जाता है? कन्वर्जेंट प्लेट, अभिसारी प्लेट। और रूपांतरित प्लेट क्या होती है? जब 2 प्लेटें खिसक कर एक दूसरे के समांतर आ जाती हैं तो इसको क्या बोल दिया जाता है? रूपांतरित प्लेट बोल दिया जाता है। सेकंड रीजन क्या है कि ज्वालामुखी क्रिया के परिणाम स्वरूप भी क्या आते हैं? भूकंप आते हैं, जो अपन ज्वालामुखी वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तीसरा रीजन क्या है? समस्थिकी, समायोजन। पृथ्वी के संतुलन बिगड़ने पर रचनात्मक गतिविधियों के समय पुनर्स्थापित करती है तो उसकी वजह से भी क्या आते हैं? भूकंप आते हैं। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं 4 नंबर पे, अपना पॉइंट है प्रत्यास्थ पुनः संचलन सिद्धांत। इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग क्या है? यहाँ पे देखो ये 2 प्लेट हैं, ऊपर वाली प्लेट इस डायरेक्शन में खिसक रही है और नीचे वाली डायरेक्शन इसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में खिसक रही है। तो ये दोनों प्लेट हैं, एक दूसरे से विपरीत बल लग रहे हैं और अलग अलग डायरेक्शन में खिसक रही हैं। जब विपरीत दिशा में बल लगता है तो 2 चट्टानें रबड़ की भांति खिसक कर टूट जाती हैं। ये क्या है? रबड़ की तरह एक दूसरे से ऑपोजिट साइड में खिसक गई और टूट गई ये चट्टानें। टूटने के बाद जब ये चट्टानें पुनः अपना आकार ग्रहण करती हैं तो उस समय क्या आते हैं? भूकंप आते हैं। उस सिद्धांत को क्या बोला जाता है? प्रत्यास्थ पुनः संचलन का सिद्धांत। अब बात करने वाले हैं भूकंप के मानवजन्य कारण। मानवजन्य कारण में क्या है? बांध व जलाशय निर्मित करना, खनन कार्य करना और परमाणु परीक्षण करने की वजह से क्या आते हैं? भूकंप आते हैं। बात करेंगे यहाँ पे भूकंप की पेटियों के बारे में कि कौन सी जगह पे किस तीव्रता के ज़्यादा भूकंप आते हैं। सबसे पहले है कि परिप्रशांत महासागरीय पेटी। परिप्रशांत महासागरीय पेटी मतलब प्रशांत महासागर के चारों तरफ का क्षेत्र, इस पर 2/3 भूकंप आते हैं, मतलब 2/3 भूकंप आते हैं। ये अभिसारी प्लेट के किनारे आते हैं। इसका क्षेत्र कौन सा है? उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका का पश्चिमी भाग इस क्षेत्र में आता है। मध्य महाद्वीपीय पेटी की बात करें तो इसमें 21% भूकंप आते हैं। यह अभिसारी प्लेट के किनारे आते हैं। ये कौन सी प्लेट के किनारे आते हैं? अभिसारी प्लेट। इसके क्षेत्र की बात करें तो हिमाचल का व दक्षिणी यूरोप का कुछ भाग, हिमाचल व दक्षिणी यूरोप का कुछ भाग इस क्षेत्र के अंदर आता है। मध्य महासागरीय पेटी की बात करें तो यह अपसारी प्लेट के किनारे आते हैं। यहाँ निम्न तीव्रता के भूकंप आते हैं और इसका क्षेत्र कौन सा है? मध्य अटलांटिक क्षेत्र इस क्षेत्र में आता है। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में हमारे चैनल फोगाट क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।